दोस्तों, जो बेंगलुरु शहर है वो आईटी क्षेत्र में एक हब माना जाता है। सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री, सबसे ज़्यादा इन्फोसिस कंपनीज यहाँ पर है। लेकिन ये भी हकीकत है कि निकट भविष्य में यहाँ पर फीमेल इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, उनके कत्ल की कहानियाँ बहुत ज़्यादा आ रही हैं, बहुत ज़्यादा वारदातें हो रही हैं। ऐसी ही एक वारदात आज मैं डिस्कस करूँगी अपनी इस कहानी में। तो कौन है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर और क्या हुआ था उसके साथ, ये हम पूरे विस्तार से जानेंगे। लेकिन उससे पहले नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट आरडी आपका चैनल पर स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। दोस्तों, कहानी में हम आगे बढ़ें उससे पहले अगर आप अपने इस परिवार में नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हाँ, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें फर्दर नोटिफिकेशन के लिए। और इसके साथ ही कहानी के बारे में आपकी कोई भी राय है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। लेकिन उससे पहले कहानी में आप लास्ट तक बने रहें क्योंकि कहानी बहुत ही पेचीदा और दिल दहला देने वाली है। और कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताएं और आपके कमेंट्स के जवाब मैं वीडियो के लास्ट में ज़रूर दूँगी। तो चलिए दोस्तों, आपका समय नहीं लेते और जानते हैं कि इस सॉफ्टवेयर इंजीनियर के साथ आखिर हुआ क्या। आईटी क्षेत्र में बेंगलुरु के इन्फोसिस सॉफ्टवेयर कंपनी का एक बड़ा नाम है। केरल की रहने वाली राशिला ओपी इसी कंपनी के पुणे फेज़ 2 स्थित कंपनी में नौकरी करती थी। वह सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी और इस कंपनी के प्रोजेक्ट इतने महत्वपूर्ण होते हैं कि उन्हें पूरा करने के लिए कर्मचारियों और अधिकारियों को कभी कभी 24 घंटे तक काम करना पड़ता है। 29 जनवरी को रविवार था। शहर के अधिकांश ऑफिस और प्रतिष्ठान बंद थे, लेकिन इन्फोसिस कंपनी का एक प्रोजेक्ट इतना अर्जेंट था कि उसे पूरा करने के लिए कर्मचारियों को रविवार को भी ऑफिस आना पड़ा था। इस प्रोजेक्ट को पूरा करने की जिम्मेदारी पुणे और बेंगलुरु टीम को सौंपी गई थी। राशिला भी उस दिन इसी प्रोजेक्ट की वजह से ऑफिस आई थी। बेंगलुरु में कुछ कर्मचारी अपने अपने घरों पर बैठकर उसकी मदद कर रहे थे। कंपनी का प्रोजेक्ट लगभग पूरा होने को आया था। केवल कुछ ही औपचारिकताएं बाकी रह गई थी कि शाम 7 बजे अचानक राशिला और बेंगलुरु टीम के बीच में फ़ोन और ईमेल से होने वाली बातचीत बंद हो गई। बेंगलुरु के कर्मचारी समझ नहीं पाए कि अचानक यह हो क्या गया। तमाम कोशिशों के बाद भी राशिला और बेंगलुरु के कर्मचारियों के बीच में कोई भी संपर्क नहीं हो सका तो उनके मन में तरह तरह की आशंकाएं जन्म लेने लगी। उन्होंने पुणे के बड़गांव में रहने वाले इन्फोसिस सॉफ्टवेयर के सीनियर एसोसिएट कंसल्टेंट और राशिला के प्रोजेक्ट रिपोर्टिंग मैनेजर अभिजीत कोठारी को फ़ोन किया। उन्हें सारी बातें बताकर राशिला के विषय में पता लगाने के लिए आग्रह किया। अभिजीत ने उसी वक्त राशिला को फ़ोन लगाया। उसके फ़ोन की घंटी तो बज रही थी, लेकिन उसके फ़ोन पर कोई आंसर नहीं कर रहा था। इसके बाद उन्होंने पुणे फेज़ 2 स्थित कंपनी के ऑफिस के लैंडलाइन नंबर पर भी फ़ोन किया। फ़ोन एक सिक्योरिटी गार्ड ने उठाया। उसने अभिजीत को बताया कि वह ड्यूटी पर अभी अभी आया है और उससे पहले ड्यूटी पर सिक्योरिटी गार्ड भावेन सेकिया था। वह अपनी ड्यूटी पूरी करके अपना चार्ज उसे देकर चला गया है। अभिजीत कोठारी ने जब ड्यूटी पर मौजूद गार्ड से राशिला के बारे में पूछा तो गार्ड ने राशिला के कैबिन में गया। इसके बाद उस गार्ड ने जो जानकारी दी उसे सुनकर सबके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। फिर क्या था, कुछ ही देर में अभिजीत कोठारी इन्फोसिस ऑफिस पहुंच गए। उन्होंने देखा कि ऑफिस के अंदर राशिला की खून से लथपथ लाश पड़ी थी। शव के आसपास काफ़ी खून फैला हुआ था। चेहरा पूरे तरीके से किसी भारी और ठोस वस्तु से कुचला गया था। अभिजीत कोठारी ने मामले की जानकारी कंपनी के प्रमुख अधिकारियों और राशिला के परिवार वालों को देने के बाद थाना हिंजवाली पुलिस को दे दी। थाना हिंजवाली के थाना प्रभारी अरुण वायकर अपने सहायकों के साथ तुरंत ही घटनास्थल पर पहुंच गए। हत्या की जानकारी अपने वरिष्ठ अधिकारियों को देकर वह मामले की जांच में जुट गए। वह घटनास्थल का निरीक्षण कर रहे थे कि पुणे शहर के डीसीपी गणेश शिंदे, एसीपी वैशाली जाधव भी घटनास्थल पर आ गए। उनके साथ डॉग स्क्वाड और फिंगरप्रिंट ब्यूरो के अधिकारी भी आ गए। सभी ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया तो पाया कि राशिला की हत्या बड़ी बेरहमी से की गई है।
उसके गले में एक पीले रंग का तार लपेटा हुआ था। वह कंप्यूटर का तार था। पुलिस यह जानने की कोशिश करने में लग गई कि ऐसा कौन व्यक्ति हो सकता है जिसने इस हत्या को अंजाम दिया होगा। घटनास्थल की कार्यवाही पूरी करने के बाद पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए पुणे के मसन अस्पताल भिजवा दिया। इसके बाद कंपनी के प्रोजेक्ट मैनेजर अभिजीत कोठारी की ओर से रासिला की हत्या का मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी। शुरुआती जांच में पुलिस को पता चला कि रासिला जिस कैबिन में बैठती थी वह बेहद ही सुरक्षित कैबिन था। उसका दरवाज़ा एक विशेष गार्ड के टच होने से ही खुलता था। इससे पुलिस को यही लगा कि उसकी हत्या में किसी ऐसे आदमी का हाथ है जिसका उस कैबिन में आना जाना रहता हो। इस संबंध में पुलिस ने कंपनी के कर्मचारियों से पूछताछ की तो कंपनी का सिक्योरिटी गार्ड भावेन सैकिया पुलिस के शक के दायरे में आ गया और इसके बाद कंपनी के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज देखी गई तो स्पष्ट हो गया कि सिक्योरिटी गार्ड भावेन सैकिया ने ही रासिला की हत्या की है। एसीपी वैशाली जाधव ने निर्देश दिया और पुलिस टीम सिक्योरिटी गार्ड भावेन सैकिया के घर पहुंची तो वह घर पर नहीं मिला। उसके घर के दरवाजे पर ताला लगा था। पड़ोसियों ने बताया कि भावेन सैकिया की मां की तबीयत अचानक खराब हो गई है और इसीलिए वह अपने गांव चला गया है। जिस सिक्योरिटी एजेंसी में उसकी नियुक्ति थी उससे संपर्क कर पुलिस ने भावेन सैकिया के बारे में सारी जानकारी ली। जहां जहां से भावेन सैकिया के गांव जाने के साधन मिलते थे उन सभी रास्तों पर नाकेबंदी करवा दी गई और इसके अलावा जांच टीम को 7 भागों में विभाजित कर उन्हें महानगर मुंबई और पुणे के विभिन्न इलाकों के लिए रवाना कर दिया गया। रासिला की हत्या पुणे पुलिस के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न बन चुकी थी क्योंकि पिछले साल आईटी प्रोफेशंस महिला ज्योति कुमारी, नैना पुजारी, दर्शना टोगारी और अंतरा दास की कंपनी के सिक्योरिटी गार्डों द्वारा जिस तरह हत्याएं की गई थीं उन्हें देखकर आईटी कंपनी में काम करने वाली महिलाओं के भीतर डर का माहौल बैठ गया था। इसीलिए इस मामले का खुलासा करने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों पर दबाव बढ़ गया था। यही वजह थी कि एसीपी वैशाली जाधव ने इस मामले की जांच अपने हाथों में ले ली। आखिरकार एसीपी वैशाली जाधव और उनकी टीम की मेहनत रंग लाई और 8 घंटे की कोशिश के बाद सॉफ्टवेयर इंजीनियर रासिला के हत्यारे भावेन सैकिया को महानगर मुंबई के छत्रपति शिवाजी रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस टीम जिस समय छत्रपति शिवाजी रेलवे स्टेशन पहुंची थी उस समय रात के लगभग 3 बज रहे थे। भावेन सैकिया अपना पूरा चेहरा कंबल के नीचे ढककर टिकट खिड़की के पास बैठा खिड़की के खुलने का इंतजार कर रहा था। मुखबिर के इशारे पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। सिक्योरिटी गार्ड भावेन सैकिया को लेकर पुलिस पुणे आ जाती है। उससे थोड़ी पूछताछ करके उसे पुलिस के प्रथम श्रेणी दंडाधिकारी एएस बारुलकर के सामने पेश कर 4 फरवरी 2017 तक की रिमांड पर ले लिया। पूछताछ में उसने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया और इसने इस हत्याकांड की जो कहानी बताई वो कुछ इस प्रकार से निकली। 27 वर्षीय भावेन सैकिया मूल रूप से असम के गांव ताती बिहार का रहने वाला था। उसके पिता ने 3 शादियां की थी। भावेन सैकिया उनकी तीसरी पत्नी का बेटा था। भावेन सैकिया महत्वाकांक्षी के साथ साथ पढ़ाई लिखाई में भी होशियार था। उसका स्वभाव उग्र था और इस वजह से उसकी अपने सौतेले भाइयों से भी नहीं पड़ती थी। 12वीं कक्षा में अच्छे अंक आ पाने के बाद उसने स्नातक की पढ़ाई करनी चाहिए, पर उसके सौतेले भाई नहीं चाहते थे कि वह आगे पढ़े और किसी न किसी बात को लेकर वह उससे झगड़ने लगते थे। फिर एक दिन झगड़ा इतना ज़्यादा बढ़ गया कि सन 2013 में उसने अपने सौतेले भाई की हत्या कर दी और हत्या के बाद वह घर से फरार हुआ तो कभी वापस ही नहीं लौटा। सन 2014 में वह पुणे पहुंच गया और वहां की एक सिक्योरिटी एजेंसी में सिक्योरिटी गार्ड के पद पर उसने नौकरी कर ली। कंपनी की तरफ से भावेन सैकिया की तैनाती इन्फोसिस सॉफ्टवेयर कंपनी के ऑफिस में की गई। उसने ऑफिस के पास ही हिजवाड़ी जयराम नगर के फेज 3 में एक कमरा किराए पर ले लिया। नौकरी के दौरान उसमें काफ़ी परिवर्तन आ गया। ऑफिस में काम करने वाली लड़कियों को वह चाहत की निगाहों से देखता था। खूबसूरत लड़कियां उसकी कमजोरी बन गई थी। किसी न किसी बहाने से वह उनसे बातें करता और उनको छूने की कोशिश करता और इसी प्रकार
जब उसने रासिला ओपी के साथ यही व्यवहार किया तो उसने भावेन सैकिया की बात अनदेखी नहीं की, बल्कि उससे अपनी नाराज़गी भी जता दी। घटना के 2 दिन पहले रासिला ने भावेश सैकिया को अपने कैबिन में बुलाकर काफ़ी डांटा फटकारा और उसकी हरकतों की शिकायत ईमेल के द्वारा उसकी सिक्योरिटी कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों से करने की धमकी भी दी थी। इस धमकी से भावेश सैकिया काफ़ी डर गया। उसे लग रहा था कि रासिला उसकी शिकायत जरूर कर देगी। उसकी शिकायत पर उसे अपनी नौकरी जाने का डर भी समा रहा था। 24 वर्षीय रासिला ओझम पोयल पुराइल उर्फ रासिला ओपी मूल रूप से केरल राज्य के कालीकट जिले के गांव कुदमंगलम की रहने वाली थी। उसके पिता ओझम पोयल पुरोहित उर्फ राजू ओपी होमगार्ड में एक तृतीय श्रेणी कर्मचारी थे। परिवार में उसके और पिता के अलावा एक बड़ा भाई तेजस कुमार ओपी था। माँ पुष्पलता का देहांत उस समय हो गया जब वह बहुत छोटी थी। दोनों भाई बहनों को उसके पिता ने ही पाल पोस कर बड़ा किया था। घर की परिस्थितियों को देखते हुए दोनों बच्चों ने मन लगाकर खूब पढ़ाई की। रासिला और तेजस कुमार दोनों ने 98% अंकों से 12वीं की परीक्षा पास की। इंजीनियरिंग की परीक्षाएं भी दोनों ने प्रथम श्रेणी में पास की। इंजीनियरिंग के बाद तेजस कुमार को आबू धाबी की एयरलाइंस कंपनी में और रासिला को बेंगलुरु की इन्फोसिस सॉफ्टवेयर कंपनी में असिस्टेंट इंजीनियर के पद पर नौकरी मिल गई। अपने बच्चों की अच्छी जगह और अच्छे पद पर देखकर राजू ओपी की सारी चिंताएं दूर हो चुकी थी। रासिला की अच्छी पोस्ट देखकर तो उसकी शादी के रिश्ते भी आने शुरू हो गए थे। रासिला खूबसूरत तो थी ही, साथ ही वह कंपनी की जिस पोस्ट पर काम करती थी उसकी जिम्मेदारी भी अच्छी तरीके से निभा रही थी। अपने काम और व्यवहार से उसने कंपनी के कई वरिष्ठ अधिकारियों के दिल में एक खास जगह बना ली थी। इस श्रेणी में एक बड़ा अधिकारी ऐसा था जो रासिला को अपने दिल में एक खास जगह देना चाहता था, पर रासिला को वह पसंद नहीं था, जिस कारण वह अधिकारी रासिला से चिढ़ गया और उसे किसी न किसी बहाने परेशान करने लगा। उस अधिकारी से परेशान होकर रासिला ने कुछ वरिष्ठ अधिकारियों से उसकी शिकायत कर दी और साथ ही अपना इस्तीफा भी दे दिया। लेकिन कंपनी ने उसका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया, बल्कि कंपनी ने रासिला का ट्रांसफ़र इन्फोसिस कंपनी की पुणे ब्रांच में करवा दिया और पुणे के हिजवाड़ी के जयराम नगर फेस 1 में उसके रहने की व्यवस्था भी कर दी। पुणे ब्रांच में रासिला को आए अभी 5 महीने ही हुए थे कि उसे ऑफिस के सिक्योरिटी गार्ड भावेन सैकिया ने 2-4 होना पड़ा। घटना के दिन सारा ऑफिस बंद होने के बावजूद भी कंपनी द्वारा सौंपे गए प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए रासिला अपने ऑफिस आ गई। दिन में 2 बजे जब वह अपने ऑफिस में पहुंची तो काफ़ी खुश थी। उस समय सिक्योरिटी गार्ड भावेन सैकिया अपनी ड्यूटी पर तैनात था। रासिला ने अपने एक्सेस कार्ड से कैबिन का लॉक खोला और कैबिन के अंदर जाकर अपने बेंगलुरु ब्रांच के कुछ साथियों के साथ ऑनलाइन जुटकर अपने प्रोजेक्ट की तैयारी में जुट गई। इधर रासिला की धमकी और अपनी नौकरी को लेकर भावेन सैकिया काफ़ी परेशान था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे और क्या ना करे। शिकायत को अपने वरिष्ठ अधिकारियों तक जाने से कैसे रोके, और इसी बारे में वह सोचने लगा। सोच विचार करने के बाद उसने खतरनाक फैसला ले लिया। उस समय रासिला ऑफिस में अकेली थी। बातचीत करने के लिए मौका अच्छा था। अपनी हरकतों की माफ़ी मांगने के बहाने वह रासिला के केबिन में जाने में कामयाब हो गया। केबिन के अंदर पहुंचते ही उसने रासिला से कहा, मैडम, आप मेरी शिकायत मेरे अधिकारियों से नहीं करना, वरना मेरी नौकरी चली जाएगी और मैं बेकार हो जाऊंगा। वह गिड़गिड़ाया। रासिला ने एक बार गार्ड के चेहरे को देखा, जिस पर मिले जुले खौफ का असर स्पष्ट दिखाई दे रहा था। हालांकि रासिला ने उसकी हरकतों को नज़रअंदाज कर दिया था, लेकिन वह उसे थोड़ा और सबक सिखाना चाहती थी, जिससे वह सुधर जाए। इसलिए वह गंभीर होते हुए बोली, नौकरी चली जाएगी, बेकार हो जाओगे, तो मैं क्या करूं? तुम्हें लड़कियों को परेशान करने का बड़ा शौक है ना, अब भुगतो। मैंने तो तुम्हारी शिकायत तुम्हारी कंपनी के सीनियर अधिकारियों को मेल करके दे भी दी है। अब जाओ और अपने गांव में बैठना। यह सुनकर भावेन सैकिया का चेहरा क्रोध से तमतमा उठा। अपने आपे से बाहर होते हुए उसने इंटरनेट का वायर खींचकर रासिला के गले में डालते हुए कहा, मैडम, यह तुमने अच्छा नहीं किया, अब तुम्हें इसकी सज़ा तो भुगतनी ही पड़ेगी। रासिला उसका इरादा जानकर अपने बचाव के लिए काफ़ी चीखी चिल्लाई।
पर उस वक्त उसकी मदद के लिए वहाँ पर कोई भी नहीं था। उसने इस इंटरनेट वायर से रासिला का गला घोंट दिया। उसकी हत्या करने के बाद उसने अपने बूटों से ठोकरें मार मार कर उसका चेहरा लहूलुहान कर दिया। रासिला की हत्या करने के बाद जब भावेन सैकिया का गुस्सा शांत हुआ तो वह बाहर आकर आराम से अपनी जगह पर बैठ गया। उसे पुलिस और कानून का डर लगने लगा और उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि अब वह कहाँ जाए। गांव जा नहीं सकता क्योंकि उस पर सौतेले भाई की हत्या का आरोप था। पुणे और गांव की पुलिस से बचने के लिए उसके पास कोई रास्ता नहीं था। ऐसे में उसे बस आत्महत्या के अलावा और कोई चारा नहीं दिखा। उसकी ड्यूटी का टाइम भी पूरा हो चुका था। जैसे ही दूसरा सिक्योरिटी गार्ड शिफ्ट बदलने आया तो अपनी जिम्मेदारी सौंपकर भावेन सैकिया ऑफिस से निकल गया। आत्महत्या करने के लिए वह पुणे रेलवे स्टेशन पर पहुंचा ताकि किसी ट्रेन के सामने कूदकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर दे, लेकिन ऐसा करने में उसकी हिम्मत नहीं हुई। फिर उसने आत्महत्या करने की बजाय किसी दूसरे शहर में जाने का इरादा बनाया। अपने कमरे से कुछ ज़रूरी सामान भी साथ लेना था, इसलिए कमरे पर पहुंचकर उसने पड़ोसियों से झूठ कहा कि उसकी माँ की तबीयत खराब हो गई है। बैग में कपड़े भरकर वह महानगर मुंबई के छत्रपति शिवाजी रेलवे स्टेशन पहुंचा। वहां से टिकट लेकर उसे अपनी किसी मंजिल की ओर रवाना होना था, पर इससे पहले ही पुलिस के हत्थे चढ़ गया। भावेन सैकिया से विस्तार से पूछताछ करने के बाद पुलिस ने न्यायालय में पेश करके उसे जेल भेज दिया। पुलिस ने रासिला ओपी के शव को पोस्टमार्टम के बाद उसके पिता राजू ओपी और परिजनों को सौंप दिया। पिता और परिवार वालों का कहना था कि रासिला की हत्या एक साजिश के तहत इन्फोसिस कंपनी के ही बड़े अधिकारी ने कराई है, जिसकी शिकायत उन्होंने हिजवाड़ी पुलिस थाने में दर्ज करवा दी थी। पुलिस ने उन्हें भरोसा दिया कि रासिला की हत्या के मामले में जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मामले की जांच थाना प्रभारी अरुण वायकर कर रहे थे। कहानी लिखे जाने तक भावेश सैकिया की जमानत नहीं हो सकी थी। तो दोस्तों, मैंने पहले ही कहा था कि काफ़ी कहानी जो है बेहद ही पेचीदा और दिल दहला देने वाली है। तो दोस्तों, कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। अब सिलसिला शुरू होता है आपके कमेंट्स का और मेरे जवाब का। तो मेरे पास जो पहला मेल आया है वो है रमाकांत फ्रॉम बिहार और उन्होंने लिखा है, कीप इट अप दीदी, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो रमाकांत जी, तहे दिल से धन्यवाद। आपने दीदी बोला है तो मैं आपको भैया बोलती हूँ कि हमेशा ऐसे ही सपोर्ट करते रहें, हमेशा ऐसे ही सहयोग करते रहें। तहे दिल से धन्यवाद। इसके अलावा मेरे पास जो मेल आया है वो आया है राम मिलन फ्रॉम कानपुर से। राम मिलन फ्रॉम कानपुर, इन्होंने लिखा है कि आपकी जो कहानी होती है उसमें मोस्टली यूपी की होती हैं। तो राम मिलन जी, मैं कहीं ऐसा नहीं है कि स्पेशली मैं यूपी की स्टोरीज़ ढूंढती हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरे पास जो स्टोरीज़ आती हैं उसमें से मोस्टली यूपी की ही होती हैं, या ये भी हो सकता है कि यूपी में क्राइम सबसे ज़्यादा होता हो। अगर हम रेशियो उठा के देखें तो नेशनल लेवल पर जब सर्वे होता है तो सर्वे में सबसे ज़्यादा जो क्राइम होता है वो यूपी और बिहार में होता है। ऐसा क्यों है, ये मैं इस पर ना तो कोई टीका टिप्पणी करूँगी, ना ही मैं कुछ कहना चाहूँगी, लेकिन ये हकीकत है। और यही कारण है कि मेरे पास सबसे ज़्यादा अगर स्टोरीज़ कहीं की आती हैं तो वो यूपी की होती हैं। तो थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी, और इसी तरीके से अपना सहयोग बनाए रखिए। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं क्राइम की एक सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए सेफ रहें, सुरक्षित रहें और अपना ध्यान रखें। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।